हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम। नॉट ओनली इकोसिस्टम, और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स जिसे कि आप बायोटिक फैक्टर के नाम से जानते हो। इकोसिस्टम के वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको किस तरह से ये एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इफ़ेक्ट कैसे करते हैं, इसको समझने से पहले सबसे पहले बात करेंगे बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं कि इकोसिस्टम बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर से मिल के बना हुआ होता है। और यहाँ पे जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इन्हीं को इकोसिस्टम का बायोटिक फैक्टर बोला जाता है। दूसरा है एबायोटिक फैक्टर, जो कि इकोसिस्टम के जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ये किस तरह से बायोटिक फैक्टर को अफेक्ट करते हैं या ये इकोसिस्टम को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर इट इज़ द मोस्ट रेलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी इकोसिस्टम या फिर कोई भी बायोम का फॉर्मेशन के लिए। वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, इस डिस्कशन के बाद आपको पता चल जाएगा। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, ओके, अर्थ में जितने भी आपको प्लांट्स एंड एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा होगा वो मोस्टली टेम्परेचर के वजह से ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अलग अलग जगह पे आपको एक स्पेसिफिक प्लांट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो प्लांट आपको देखने को मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि पोलर एरिया में भी देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पे मैंगो ट्री आप देखने को पाओगे, राइट, लेकिन वो मैंगो ट्री ट्रॉपिक टेम्परेट एरिया में या फिर पोलर रीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये टेम्परेचर का वेरिएशन आता क्यों है पूरे वर्ल्ड वाइड? अगर हम जनरली बात करें तो सन का जो सोलर रेडिएशन है वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जो पोलर एरिया होते हैं, पोलर एरिया में सन का जो रे है ये सबसे कम यहाँ पे मिलता है, जिसके वजह से कि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। और इक्वेटर के बारे में अगर बात करें तो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा। इसके वजह से यहाँ का जो एनुअल मीन टेम्परेचर है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो डार्क रेड कलर का है ये एनुअल मीन टेम्परेचर है ये इक्वेटर रीजन का। तो ये इक्वेटर रीजन में एवरेज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस मीन टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर हम पोल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर में शो हुआ है, जो कि -20 to -10 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चलेंगे, राइट। और उसके बाद अगर एग्जैक्ट पोल पे हम पहुँच जाएँ तो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस और कभी कभी -50 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलता है। ये तो हमने देखा वर्ल्ड वाइड। अगर हम लैटिट्यूड के बारे में बात करें तो अगर अल्टीट्यूड देखें तो अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, राइट। यहाँ पे मान लो एक माउंटेन है, माउंटेन में भी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है। यहाँ पे भी जो हमने अर्थ में हमने देखा, वहाँ पे हमने क्या देखा कि इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो इसी तरह से अगर हम अल्टीट्यूड में कंसिडर करें तो नीचे वाला एरिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन आपको इक्वेटर एरिया में देखने को मिल रहा होगा, ये सेम वेजिटेशन आपको अल्टीट्यूड में जैसे ही जाओगे तो नीचे के हिस्से में वही वेजिटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो मीन टेम्परेचर रहता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो यहाँ के जो फौना होंगे, जो फ्लोरा होगा, यहाँ का जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे होंगे वो उसी टेम्परेचर रेंज में जैसे कि इक्वेटर में रहते हैं वही सेम आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, मान लो आपने इस एरिया पर पहुँच गए, यहाँ पर टेम्परेचर लो होता चला जाएगा और ये लो होके एक ऐसा रीज़न आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि नीचे वाले हिस्से से यहाँ का जो प्लांट्स हैं, प्लांट लाइफ जो भी होगा वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। वैसे वैसे आप जब टॉप मोस्ट रीजन पे अगर चले जाएं तो यहाँ पे आपको सबसे कम टेम्परेचर मिलेगा। और सबसे कम टेम्परेचर होने के वजह से जो पोलर एरियाज़ में आपको जिस तरह के ट्री देखने को मिलते हैं उसी तरह के ट्री यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लैटिट्यूड में जाएं, लैटिट्यूड में अगर हम ऊपर जाएं या फिर अल्टीट्यूड में ऊपर जाएं तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन आपको शो हो रहा है। और इसी टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग तरह के
प्लांट्स एंड एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको एक चीज़ आइडिया लग गया होगा कि अगर कोई प्लांट और एनिमल किसी एरिया में रह रहा है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एरिया तो उसका हैबिटेट है। इसका मतलब जो हैबिटेट है, हैबिटेट किस तरह का बनेगा वो टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। एक टेम्परेचर का बहुत ही मेजर रोल है। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वहाँ का सॉइल है, वहाँ का क्लाइमेट है, वो भी डिसाइड करता है हैबिटेट को, लेकिन टेम्परेचर एक बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अभी हमने देखा कि अगर हम लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं या फिर अल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं तो उन दोनों ही केस में आपको टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल और एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट वहाँ पे अडाप्ट हो सकते थे। इसी तरह से इस पर्टिकुलर स्लाइड में भी आपको कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे होंगे, और ये जो एनिमल्स हैं ये मोस्टली पोलर एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। और ये जो एनिमल पोलर में देखने को मिलेंगे ये कभी भी आपको इक्वेटर में देखने को नहीं मिलेंगे, या टेम्परेट एरिया में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको ये एनिमल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका जो बॉडी है, इनका जो मेटाबॉलिज्म है, ये उसी पर्टिकुलर पोलर एरिया के टेम्परेचर से अडाप्ट हो चुका है और वहीं पे ये अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं। ये कभी भी इक्वेटर में आके नहीं रह पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे कुछ और आपको एनिमल्स देख रहे होंगे जो कि टेम्परेट एरिया और ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलते हैं। ये एनिमल्स आपको कभी भी पोलर एरिया में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि जो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये पोलर एरिया में अलग है, और ये टेम्परेट या फिर जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहता है। दो कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे कि उन्होंने एक मैंगो ट्री का एग्जांपल दिया था। तो मैंगो ट्री जो होता है वो टेम्परेट कंट्रीज़ में ग्रो नहीं कर सकता, जैसे कि कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब मैंगो ट्री उस कंट्रीज़ में ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, ये मैंगो ट्री को ग्रो होने नहीं देगा। इनको जर्मिनेशन के लिए वो टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है। उसी तरह से जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं वो कभी भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ केरला में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली आप अगर स्नो लेपर्ड देखना चाहो तो आप केरला तो नहीं जाओगे, क्योंकि ये वहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। और वो वहाँ पे क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उनके लिए वो सूटेबल हैबिटेट नहीं है, उनके लिए वो टेम्परेचर रेंज सूटेबल नहीं है। स्नो लेपर्ड को अगर देखना है तो आपको उसी तरह पोलर एरियाज़ में जाना होगा या हिमालयज़ में आपको जाना होगा। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ओके, दूसरा और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में चलो बात करते हैं। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड हैंस द मेटाबॉलिक रेट। अभी हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर रीजन का हैबिटेट को भी डिसाइड कर रहा है, वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स रहेंगे, वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स रहेंगे उसको भी डिसाइड कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा काम कर रहा है टेम्परेचर जिसके वजह से कि दूसरे किसी पर्टिकुलर एरिया के जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो एनिमल्स है वो वहीं पे रह रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका अलग अलग नहीं हो पा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो एंजाइम के काइनेटिक्स को रेगुलेट करता है। मतलब एंजाइम्स हम जानते हैं प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन टेम्परेचर से रेगुलेटेड होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर प्रोटीन को अब ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर में रखोगे तो वो डेफिनेटली डिग्रेड होने लगेगा, डीनेचर होने लगेगा। अगर वो प्रोटीन ही डीनेचर हो गया तो बॉडी में सोचिए जितने भी एंजाइम्स हैं वो अगर डीनेचर होने लगेंगे तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होंगे। और अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन ही नहीं हुआ तो डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता। तो टेम्परेचर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है एंजाइम्स में, और एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। तो इनडायरेक्टली जो टेम्परेचर होता है वो सेल के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है और इसी तरह से ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के ऊपर वो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी मिलेगा, ये आपने 11th में भी पढ़ रखा है। अगर एंजाइम एक्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है ये, एक एवरेज टेम्परेचर और एक मीन टेम्परेचर पे हर एक एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के पहले
मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर दिया जाए तो धीरे धीरे एंजाइम क्या होता है, फ्रीज होने लग जाता है और वो काम नहीं कर पाता, अपना एक्टिविटी उतना शो नहीं कर पाता। और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं और वो पर्टिकुलर प्रोटीन डीनेचर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कि एंजाइम एक्टिविटी भी डिक्रीज़ होने लग जाता है। आगे देखते हैं कि और कहाँ कहाँ टेम्परेचर इफ़ेक्ट कर रहा है बायोटिक फैक्टर्स को। टेम्परेचर रेगुलेशन के अगर हम बात करें तो फिर इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं यूरीथर्मल और दूसरे होते हैं स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल वो एनिमल्स होते हैं जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सस्टेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ओके, मोस्ट ऑफ द मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, राइट, अब हम एनिमल्स हैं, मैमल्स में आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है विंटर्स में, राइट, और कभी कभी टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस भी समर में चला जाता है। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है जहाँ पे कि हम टॉलरेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हम यूरीथर्मल कैटेगरी में आएंगे। दूसरे कैटेगरी ऑफ एनिमल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टीनोथर्मल, जो कि एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सस्टेन कर सकते हैं। वो आइदर बहुत लो टेम्परेचर हो सकता है या फिर बहुत हाई टेम्परेचर हो सकता है। इस ग्राफ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ बीच में है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एक वाइड टेम्परेचर वेरिएशन, अगर इसको मानो 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे मान लेते हैं 55 डिग्री सेल्सियस है या 60 डिग्री सेल्सियस है, इतने टेम्परेचर वेरिएशन में ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनके बॉडी में जो एक्टिविटीज़ होगा वो आसानी से मैनेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो स्टीनोथर्मल एनिमल्स होते हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पा रहे हैं। मतलब एक छोटा सा एरिया यहाँ पे, बस आइदर यहाँ पे ये सर्वाइव कर रहे हैं या फिर कुछ एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं। ये जो मीडियम वाला, मिडिल वाला एरिया है, यहाँ पे कोई भी सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। तो स्टीनोथर्मल एनिमल अगर इनका आप एग्जाम्पल देखो तो पोलर बियर हो सकते हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ओके, जो कि कोल्ड टेम्परेट एरियाज़ में रहते हैं। तो ये हो गए कुछ आपके स्टीनोथर्मल एनिमल्स। और अगर हम बात करें कि और कहाँ कहाँ टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है, तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट अगर देखने को मिल रहा है तो कभी रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ओके। और कहाँ देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिज्म के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, वो किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद और कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये थर्मोपीरियोडिसिटी या फिर जो डाईअर्नल रिदम होता है उसमें भी देखने को मिलता है। डाईअर्नल रिदम क्या होता है, और इसको डाईअर्नल थर्मोपीरियोडिसिटी भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि डे टाइम में जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और अगर नाइट के बारे में बात करें तो रात में जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है। तो डे टाइम में हाई टेम्परेचर की वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारे प्लांट्स में बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनको कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है और जिसके वजह से इनका सीड में जर्मिनेशन हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर का, जो कि जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है। और लो टेम्परेचर के बारे में अगर बात करें, जो कि नाइट में आपको देखने को मिलता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो नाइट का जो लो टेम्परेचर है वो उतना सफिशिएंट होता है उनके ग्रोथ और स्टोरेज के लिए। और अगर हम बात करें डेजर्ट एनिमल्स के बारे में, तो डे टाइम में डेजर्ट में काफ़ी हॉट रहता है, राइट, डेजर्ट। तो उस टाइम में वो लोग क्या कर लेते हैं, वो लोग बरोज़ में छुप जाते हैं वहाँ पे, और जैसे ही इवनिंग होता है या फिर मॉर्निंग होता है या फिर नाइट होता है, वो लोग बरो से बाहर निकलते हैं और अपना फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ शो करते हैं। दूसरे अगर और हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें, तो जो टेम्परेचर है वो होम्योस्टेसिस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग जानते हो होम्योस्टेसिस को और क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं। ये थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, कोई भी प्लांट या फिर कोई भी एनिमल, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है
सराउंडिंग के जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से रेगुलेट हो रहा है, ये है थर्मो रेगुलेशन। जैसे कि अगर बहुत सारे मैमल्स के बारे में हम बात करें तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया, राइट। एम्फीबियंस के बारे में अगर बात करें, और भी कई सारे मैमल्स होते हैं, कई सारे फिश होते हैं जिनका टेम्परेचर की आउटसाइड टेम्परेचर से मैच करता है, उनके बॉडी के टेम्परेचर मतलब वेरी करता रहता है। अगर मान लो बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और बाहर काफ़ी लो टेम्परेचर है तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, ओके। और अगर बाहर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो उनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम हायर एनिमल्स के बारे में बात करें तो उनमें थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के बारे में अगर बात करें तो अगर बाहर का टेम्परेचर लो है फिर भी ह्यूमन एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं अपने बॉडी के अंदर। बाहर ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा तब भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। बाहर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हम क्या करते हैं, स्वेटिंग होता है, राइट। स्वेटिंग की वजह से बॉडी में हीट, जो एक्सेसिव हीट होता है वो बाहर निकल जाता है और जो स्वेटिंग है जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफ़ेक्ट फील होता है। अगर लो टेम्परेचर हुआ तो एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग के बाद क्या होता है, बॉडी में हीट का जनरेशन होता है और बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन होके रहता है। तो ये सारा कुछ अभी जो हमने एग्जांपल्स के साथ देखा ये सब टेम्परेचर है जो कि एक एबायोटिक फैक्टर है और ये इस तरह से एनवायरनमेंट में और जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, उसको रेगुलेट कर रहा है, ओके। और भी कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो टेम्परेचर का, जैसे कि एंडोथर्म्स, उनमें किस तरह से होम्योस्टेसिस होता है। और भी हाइबरनेशन के बारे में आप बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर लो हो गया तो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाहर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से उनके अंदर जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, वो लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं या फिर एस्टिवेशन में चले जाते हैं, राइट। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस शो नहीं करता और वो लोग ईजिली सस्टेन कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाटर। टेम्परेचर को अगर छोड़ दें, टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था एबायोटिक फैक्टर में और वाटर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में ही बात करें तो सबसे पहले वाटर में ही लाइफ का ओरिजिन हुआ था, ये माना जाता है। और अभी भी वाटर के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसमें 70% वाटर प्रेजेंट होता है। किसी भी प्लांट का अगर आप प्रोडक्टिविटी देखो या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो वो भी वाटर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। जिस एरिया में वाटर काफ़ी ज़्यादा है उसे वहाँ पे एडाप्टेशन अलग होते हैं प्लांट्स का, जैसे कि एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं और उनके जो एडाप्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहेंगे एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट के जो प्लांट्स होंगे, क्योंकि डेजर्ट में वाटर का अवेलेबिलिटी काफ़ी कम रहता है जिसकी वजह से कि उनका जो रूट है वो काफ़ी हद तक नीचे चला जाता है सॉइल के नीचे। उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस बन जाते हैं, वो बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं उनमें, जिसकी वजह से कि ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाए, वाटर को वो कंजर्व करना चाहते हैं, राइट। इस तरह से वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अगर बात करें हम तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, अब ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, उनमें तो वाटर के लिए कोई वाटर डेफिशिएंसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वाटर में ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है वाटर का क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है अमाउंट में है उनके चारों तरफ अगर देखो तो, लेकिन जो वाटर जिसके अंदर वो रह रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है उस पर उनका लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। क्वालिटी कौन कौन डिटरमाइन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वाटर का जो पीएच है, वहाँ पे सैलिनिटी कितना है उस वाटर का, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पीएच अगर काफ़ी लो हो गया तो डेफिनेटली वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। पीएच हाई हो गया तो वो भी एक डिफ़िकल्टी है। सैलिनिटी अगर ज़्यादा हो गया, हाइपर हाइलाइन अगर हो गया तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर सकते। बहुत कम सॉल्ट कंसंट्रेशन आ गया तो वो तब भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक बैलेंस का मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म।
वैसे ही अगर डेज़र्ट के बारे में बात करें, डेज़र्ट में जो फौना है, जो फ्लोरा है, फौना का मतलब वहाँ के एनिमल्स, ओके। डेज़र्ट में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होंगे और जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट होंगे उनमें भी सम स्पेशल एडाप्टेशंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि वहाँ का जो वाटर है वो काफ़ी कम अमाउंट में देखने को मिल रहा है। मतलब वाटर ज़्यादा हो या फिर वाटर कम हो, उसमें कुछ ना कुछ एडाप्टेशंस ऑर्गेनिजम्स दिखा ही रहे हैं। तो इसमें हम अभी और डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाटर जो एक एबायोटिक फैक्टर है वो किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ को रेगुलेट कर रहा है। तो हमने अभी बात किया कि जो भी एक्वाटिक हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, जैसे कि एनिमल्स हो गए, उसमें किस तरह से वाटर उनके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट मान लो वाटर करंट के पास रह रहा है, ओके, वाटर करंट के पास अगर वो प्लांट रह रहा है तो डेफिनेटली उनमें क्या होगा, उनके जो लीव्स होंगे वो रिबन शेप होते हैं, रिबन शेप होते हैं सो दैट वाटर का जो करंट है जिसके वजह से कि उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा, ओके। फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने लीव्स को रिबन शेप बना रहे हैं या फिर डाइसेक्टेड शेप लीफ बना सकते हैं। वाटर करंट के पास जो भी एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे वो आइदर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं या फिर उनके पास कुछ अटैचिंग ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से कि अपने आप को वो वहाँ के जो भी रॉक प्रेजेंट होगा या फिर जो सरफेस वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसमें अपने आप को अटैच करके रख सकते हैं। तो ये एक एडाप्टेशन हो गया अकॉर्डिंग टू वाटर करंट। दूसरा और क्या हो सकता है, अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में बात करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपना जितना भी वाटर कंटेंट है वो दो सोर्स से ले सकते हैं, ओके। अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल अपना वाटर दो तरह से, इनका सोर्स है वाटर लेने का सोर्स। सबसे पहला तो आइदर वो फूड से ले सकते हैं वाटर, क्योंकि जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट रहता ही है, या फिर वाटर बॉडी से ले सकते हैं। वाटर बॉडी जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गए, राइट, ये सारा वाटर बॉडी से भी वाटर का जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल हो सकता है। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल में डेजर्ट एनिमल्स भी आते हैं। तो जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वहाँ पे तो काफ़ी कम अमाउंट ऑफ वाटर बॉडीज़ देखने को मिलेगा, तो वो लोग अपना जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी का मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट जितना भी है वाटर का, वो कहाँ से फुलफ़िल करते हैं, फूड से फुलफ़िल करते हैं। और उनका और भी कई सारे एडाप्टेशंस होते हैं जिसके वजह से कि वाटर लॉस को वो कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेजर्ट में आपको जितने भी एनिमल्स मिलेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं कैंगरू रैट का। जो कैंगरू रैट होता है इसका जो यूरिन होता है ये सॉलिड यूरिन माना जाता है, मतलब इसमें वाटर कंटेंट बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो सीड होता है, मतलब इसका जो फूड होता है, ये मेनली सीड ही खाता है, सीड खाएगा। और इसका जो यूरिन है वो सॉलिड यूरिन होता है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर इसके यूरिन के थ्रू पास होता है, जिसके वजह से कि इसके बॉडी में वाटर का कंजर्वेशन हो सकता है। उसी तरह से अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर कंटेंट के बेसिस पे, तो वो किस तरह से हो सकता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाटर कंडीशन जहाँ भी होगा वहाँ पे वो रह सकते हैं, जैसे कि रिवर के अंदर कुछ आपको मिल जाएंगे प्लांट्स, उसी तरह पॉन्ड्स के अंदर भी आपको कुछ प्लांट्स मिल जाएंगे, ओके। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एरिड एरिया में रहते हैं। एरिड एरिया मतलब जैसे कि ये ज़ेरोफाइट्स हो गए, जहाँ पे कि प्लांट का जहाँ पे कि वाटर का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। तो अगर कोई प्लांट इस तरह के एरिड एरियाज़ में रह रहा है, जैसे कि डेजर्ट एरिया में रह रहा है, तो वो किस तरह से अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस को रोकने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला तो वो अपना ट्रांसपीरेशन जो है उसको कम करने का कोशिश करते हैं। ट्रांसपीरेशन कैसे कम होगा, इनका जो लीफ है, ओके, उनका जो लीफ है वो मॉडिफाई हो जाता है। अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तभी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, अगर लीफ का सरफेस एरिया ही कम कर देंगे तो फिर ट्रांसपीरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। तो इनका जो लीफ होता है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गया होता है, बहुत ही छोटे छोटे नुकीले स्पाइन होते हैं जिससे कि वाटर लॉस बहुत मिनिमम हो जाता है। और इनमें अडेप्टेशन किस तरह से होता है, इनके जो रूट्स होते हैं सॉइल के काफ़ी डीप तक जाते हैं, जिसके वजह से कि नीचे जितना भी थोड़ा बहुत इनको वाटर और मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा वो उसको रिसीव कर सकें और अपने जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर सकें। तो ये था कुछ पॉइंट्स जिससे कि वाटर एज ए एबायोटिक फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनको ये अफेक्ट कर रहा है।
नेक्स्ट और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अभी हम वाटर के बारे में बात कर रहे थे, तो वाटर में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होते हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को आप दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे कि हमने क्लासीफाई किया था टेम्परेचर के बेसिस पे, राइट, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। उसी तरह से दो तरह के ऑर्गेनिज्म आप क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर टॉलरेंस ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सके तो उसको आप बोल दोगे यूरी हैलाइन, जैसे कि सैल्मन हो गया, ईल हो गया, ओके। और वो एनिमल जो कि एक बहुत नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को सस्टेन कर सके, टॉलरेट कर सके, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, स्टीनो हैलाइन, जैसे कि गोल्ड फिश हो गया और सी टर्टल हो गया। इससे क्या पता चलता है कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पे वो रह सके। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रिवर में रहता है, वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को अगर आप सी में छोड़ दोगे तो वो मर जाएगा। वो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो रिवर का जो भी सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट रहेगा सी के सॉल्ट कंसंट्रेशन से। हम जानते हैं जो ओशियन होता है उसका सॉल्ट कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू जनरल वाटर बॉडीज़। अगर रिवर के बारे में बात करें या फिर और कई सारे पॉन्ड के बारे में बात करें तो इनके कंपैरेटिवली जो ओशियन होते हैं उनके सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हम और डिटेल में बात करें तो जो इनलैंड वाटर्स होते हैं या जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें 5 पर 1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन रहता है, ओके। उसी तरह से जो सी होते हैं उसमें 30 to 35 पर 1000, इतना मतलब अगर 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं तो उसमें 30 to 35 अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा ओशियन में। उसी तरह से 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो 5 पार्ट्स उसके सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा, वो पॉन्ड में देखने को मिलेगा। उसी तरह से और भी कई सारे ऐसी जगह भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि हाइपर सेलाइन एरियाज़ होते हैं। हाइपर सेलाइन मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट पाया जाता है और वहाँ पे कभी कभी 100 पार्ट्स पर 1000 आपको देखने को मिलते हैं सॉल्ट्स। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये भी डेफिनेटली अलग अलग होगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर पॉन्ड में कोई एक ऑर्गेनिज्म है या फिर फ़िश को ही ले लीजिए, अगर पॉन्ड में कोई फ़िश है जो कि 5 पार्ट्स ऑफ सॉल्ट में सस्टेन कर पा रहा है, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, तो उसको अगर आप ओशियन में छोड़ दोगे जहाँ पे कि 30 to 35 पार्ट्स ऑफ सॉल्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये एक हाइपर सेलाइन कंडीशन में आ जाएगा। अगर हाइपर सेलाइन कंडीशन में आ गया तो बॉडी के अंदर जितने भी इसके वाटर कंटेंट होंगे वो बाहर आने लग जाएंगे, यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर ओशियन का कोई ऑर्गेनिज्म है उसको अगर आप पॉन्ड में छोड़ दोगे तो उसके लिए पॉन्ड का वाटर कैसा हो जाएगा, ये पॉन्ड का वाटर इसके लिए काफ़ी कम सॉल्टी होगा, मतलब हाइपोसेलाइन कंडीशन आ जाएगा, राइट। अगर हाइपोसेलाइन कंडीशन आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर से जितने भी वाटर कंटेंट है ये इसके अंदर जाने लगेंगे और एंडो ऑस्मोसिस होने लगेगा, जिसकी वजह से कि इसके सेल्स जो होंगे वो बर्स्ट होने लग जाएंगे। इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सॉल्ट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। इनका जो लोकेशंस होता है ये सॉल्ट कंसंट्रेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ सैलिनिटी इन एक्वाटिक एनिमल्स अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो ये स्लाइड उसी में चला गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम जानते हैं लाइट का जो वेवलेंथ है, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा कि इसका जो विजिबल पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 390 to 740 नैनोमीटर तक जाता है। और जो सोलर रेडिएशन होता है, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन माना जाता है, मतलब वो रेडिएशन जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो 400 to 700 नैनोमीटर का जो रेंज है लाइट का, यही लाइट का रेंज फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके पीछे अगर जाएं हम 300 में चले जाएं, 390 अभी जैसे हमने यहाँ पे बात किया, और 100 में चले जाएं, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज में काउंट हो जाएंगे, ओके। और इससे ज़्यादा अगर आप बात करो 700 से ऊपर अगर हम जाएं तो ये इंफ्रारेड या फिर हीट वेव्स में काउंट हो जाएंगे। तो लाइट किस तरह से बायोटिक फैक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है,
इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लाइट होता है फोटोसिंथेसिस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लाइट का जो एक रेंज है 400 to 700 नैनोमीटर, वही रेंज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन माना जाता है। उसी रेंज में उसी पर्टिकुलर एरिया का जो लाइट है उसी को यूज़ करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है। तो लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लाइट का, ये फोटो पीरियडिज्म में भी हेल्प करता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ब्रीफ आइडिया आप लेना चाहो तो आप जानते हो जो लाइट का ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक प्लांट को मिल रहा है, उसी के बेसिस पे प्लांट्स में फ्लावरिंग होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड भी लाइट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट उसको मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हो 11th में आपने पढ़ा था थोड़ा बहुत, अगर आपको याद हो, तीन तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग डे हो सकता है, या डे न्यूट्रल प्लांट हो सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट मतलब वो प्लांट्स जिसे कि एक एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट से कम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए उनके फ्लावरिंग के लिए, उससे ज़्यादा अगर आप लाइट देने लगो तो वो फ्लावरिंग शो नहीं करेंगे। उसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिनको एवरेज से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए उनके फ्लावरिंग के लिए, राइट। वो जो एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं उसे आप क्रिटिकल अमाउंट ऑफ लाइट बोलते हो। क्रिटिकल अमाउंट से अगर कम चाहिए, कम में अगर उनका फ्लावरिंग हो रहा है तो उनको आप शॉर्ट डे प्लांट्स बोल रहे थे। लॉन्ग डे प्लांट्स क्रिटिकल अमाउंट ऑफ लाइट से ज़्यादा अगर चाहिए होता है उन्हें फ्लावरिंग के लिए। तो इस तरह से लाइट फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग पे भी इफ़ेक्ट डालता है। उसके बाद ये और कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट है लाइट का, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है लाइट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायर्नल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। अब ये जो डायर्नल मूवमेंट्स होता है ये क्या होता है। डायर्नल मूवमेंट मतलब वो मूवमेंट जो कि आपको डे टाइम में देखने को मिलेगा। मतलब डे टाइम में कौन से एक्टिव रहते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं जो नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं। ये जो फेनोमेनन है ये इसको डायर्नल मूवमेंट बोला जाता है। जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए, बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मैमल्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं डे टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में वो एक्टिव होते हैं। उसके बाद इवनिंग के बाद उनका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो अपने आप ही उनको इंड्यूस करने लगता है रेस्ट करने के लिए। उसको छोड़ के और भी कई सारे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, राइट, जो कि एक्टिव होते हैं नाइट के टाइम पे। वो भी तो लाइट पे डिपेंडेंट है, मतलब वो उस पर्टिकुलर लाइट के रेंज पे वो काम कर रहे हैं। लाइट जहाँ नहीं होगा तभी वो लोग एक्टिव शो कर रहे हैं अपने आप को। तो वो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो रैट होते हैं, ओwl होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो लो लाइट इंटेंसिटी या फिर जहाँ पे लाइट नहीं होगा जिस टाइम पे, वहाँ पे अपने आप को एक्टिव शो करा रहे हैं। इसको छोड़ के और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आपकी हाइबरनेशन हो गए, ओके, बर्ड का माइग्रेशन हो गया। बर्ड माइग्रेशन जो कि कोल्डर एरियाज़ में जनरली अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो वो क्या कर लेते हैं, वो डे लेंथ को लेके वहाँ से डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ पे लेके जाना है। जैसे ही कोल्ड स्टार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि साइबेरियन बर्ड्स आते हैं चिलिका वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर कोल्ड स्टार्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वहाँ पे होने लगा, तो हम जानते हैं कि कोल्ड जब से स्टार्ट होता है तो डे लेंथ जो होता है वो शॉर्ट होने लग जाता है। तो उसी के बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपना मूवमेंट शो करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं। तो ये जो बर्ड का माइग्रेशन है वो एक तरह से फोटो पीरियडिज्म के अंदर आता है और ये लाइट इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। दूसरा ये है हाइबरनेशन के बारे में आप अच्छे से जानते हो। वो एनिमल्स जो कि कोल्ड को सस्टेन नहीं कर पाते हैं वो लोग अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं कुछ मंथ तक। तो ये भी लाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोल्ड टाइम पे क्या होता है, कोल्ड सीजन्स में क्या होगा, लाइट का ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और उसके बेसिस पे उनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो उनको हाइबरनेशन में जाने के लिए इम्प्लाई करते हैं। उसके बाद हो गया कुछ फ्लावरिंग का पैटर्न, इसके साथ साथ कुछ एनिमल ब्रीडिंग होता है, ये भी लाइट पे डिपेंड करता है। इस तरह से लाइट का जो रोल है बायोटिक फैक्टर्स में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, हाँ, और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडिंग के लिए भी लाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए ये मंथ्स के बारे में दिया हुआ है।
यहाँ पे लेंथ ऑफ डे मतलब 10 आवर, 12 आवर और 14 आवर। अगर हम जनरली विंटर के बारे में बात करें तो नॉर्मली 10 आवर का डे हो रहा है, और अगर समर के बारे में बात करें तो डे जो है वो 14 आवर का लॉन्ग डे यहाँ पे काउंट हो रहा है। इसी तरह से जो क्वेल होते हैं, क्वेल ये लॉन्ग डे ब्रीडर होते हैं। लॉन्ग डे ब्रीडर मतलब ये तभी ब्रीडिंग शो करेंगे जब डे का जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल समर में डे का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मली 12 to 14 आवर है, और उसी टाइम पे ये क्या कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, एग लेइंग कर रहे हैं और इंक्यूबेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शीप क्या है, ये शॉर्ट डे ब्रीडर है, मतलब इनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी तभी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जितने भी हैं उनके बॉडी में तभी ये फंक्शनल होगा जब डे का लेंथ शॉर्ट होगा। डे का लेंथ विंटर में शॉर्ट हो रहा है, इसलिए इनका मेटिंग, प्रेगनेंसी और डिलीवरी कब तक ख़त्म हो रहा है, देखिए समर के आने से पहले तक ये ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनका जो ब्रीडिंग है ये भी बहुत ज़्यादा हद तक टेम्परेचर और लाइट पे डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि ये जो अपर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ सरफेस का, उसे हम सॉइल बोलते हैं। ये जनरली टेरेस्ट्रियल प्लांट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल का जो कंपोजिशन होता है, सॉइल का पीएच होगा, सॉइल में कितना एयर वहाँ पे रह सकता है, उसका जो पोरोसिटी है वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन के बारे में। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सा वेजिटेशन होने वाला है वो मोस्टली उस एरिया के सॉइल पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जिसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखने को मिल रहा होगा, नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन वेदरिंग प्रोसेस, क्लाइमेट, सेडिमेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। कोई भी सॉइल है, जिस पर्टिकुलर एरिया के सॉइल के बारे में भी बात करें, वहाँ का जो प्रॉपर्टी है वो सॉइल का प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसका वेदरिंग प्रोसेस कैसे हुआ है, मतलब वो जो सॉइल है वो किस तरह से बना उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट है उस एरिया के क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, नेचर और उसके प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सॉइल में भी वाटर का कंटेंट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, मॉइस्चर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसी तरह से अगर उस पर्टिकुलर एरिया का जो सॉइल है वो कहीं और से ट्रांसपोर्ट होके आया है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन जहाँ से होके आया होगा वहाँ का जो क्लाइमेटिक वेरिएशन भी शो कर रहा होगा, राइट, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। तो वो अगर न्यू एरिया में लाके आपने उसको रख दिया तो डेफिनेटली वो भी कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट भी क्या बोलना चाह रहा है, देखिए, various characteristics of soil such as the soil composition, the grain size, aggregation determine the percolation and water holding capacity of soil। मतलब उस पर्टिकुलर सॉइल का जो कंपोजिशन होगा, वहाँ के जो ग्रेन साइज हैं जो कंसिस्ट कर रहे हैं उस सॉइल को, वो कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है, ये क्या डिटरमाइन करता है, उस पर्टिकुलर सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर को वो कितना होल्ड कर पा रहा है वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट परकोलेशन का मतलब वाटर कितने अंदर तक जा सकता है, ये भी डिटरमाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स सच एज द पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड द टोपोग्राफी डिटरमाइन ए लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया। डेफिनेटली एक पर्टिकुलर एरिया का जो सॉइल है वो कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका कितना है, दूसरा पॉइंट वहाँ पे कितना परकोलेशन हो पा रहा है, तीसरा वहाँ का पीएच कैसा है उस सॉइल का, फिर मिनरल कंपोजिशन कैसा है, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, ये सारा कुछ मिला के ही एक पर्टिकुलर एरिया का वेजिटेशन डिटरमाइन होता है। मतलब एक प्लांट जिसको सुइटेबली सारा कुछ एक एरिया में मिल जा रहा हो वो सॉइल में डेफिनेटली अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगर कोई डेफिशिएंसी वहाँ पे देखने को मिला तो वो प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर हम सॉइल के बारे में और डिटेल में बात करें तो सॉइल में बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे, सॉइल ऑर्गेनिजम्स, राइट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में रहते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया हो गया, कुछ फंगी भी हो सकते हैं, कुछ एल्गी हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ सॉइल के अंदर रहते हैं, और ये जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये सॉइल के लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और ये काफ़ी हद तक डिटरमाइन करते हैं सॉइल का जो नेचर होता है उसको। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, जो भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली वो क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहला तो सॉइल में मिनरलाइजेशन ये कर सकते हैं। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये
जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो भी फ्रेगमेंटेड मैटर्स यहाँ पे सॉइल में गिरेगा, जैसे कि मान लो लीफ फॉल हुआ या फिर कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया, तो उसको ये क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। बैक्टीरियाज इनको डिग्रेड कर देंगे। डिग्रेड करने के बाद जो इनऑर्गेनिक मैटर होगा, वो इनऑर्गेनिक मैटर ये सॉइल के अंदर आ जाता है। तो ये हो गया आपका मिनरलाइजेशन। ये भी किसके थ्रू हो रहा है, बैक्टीरियाज के थ्रू हो रहा है। सेकंड ये हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं सॉइल के अंदर। वो क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपका एजोटोबैक्टर हो गया, नोस्टोक हो गया, एनाबेना हो गया, तो ये सारा क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सॉइल का जो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है वो इसको एनहांस कर देते हैं। तीसरा क्या पॉइंट है कि ह्यूमस का फॉर्मेशन किया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। और ह्यूमस अब जानते हो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कंपाउंड होता है जो कि सॉइल के सब अपर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रोथ स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। और क्या काम करते हैं सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं, अर्थवर्म के बारे में सोचिए। अर्थवर्म्स क्या कर सकते हैं, ये अर्थवर्म हो गया एंड इंसेक्ट हो गया, ये लोग क्या करते हैं, सॉइल में मिक्सिंग का काम करते हैं। तो ये मिक्सिंग का काम करने की वजह से क्या होगा, सॉइल का जो पोरोसिटी है, जो फर्टिलिटी है सॉइल का, वो एनहांस होता है। और सॉइल का पोरोसिटी अगर इंक्रीज़ होगा तो एयर कंटेंट भी इंक्रीज़ होगा वहाँ का, राइट। एयर कंटेंट इंक्रीज़ हुआ तो रूट आराम से ब्रीदिंग कर सकता है। और क्या पॉइंट हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, सॉइल बॉर्न बैक्टीरियाज, जैसे कि कुछ फंगी हो गए, कुछ नेमाटोड्स हो गए, ये भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि सॉइल के अंदर बरो करके रहते हैं, ओके, और जो कि सॉइल मॉइस्चर में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो माइक्रोब्स हैं सॉइल के अंदर, ये भी काफ़ी हद तक सॉइल का जो कंपोजिशन है वो ये डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉइल एयर। आप जानते हो सॉइल एयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के रूट के लिए। जनरली ये जो सॉइल एयर है ये डिटरमाइन करेगा कि किस तरह से जो रूट है उसका वेंटिलेशन किस तरह से हो रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉइल का पीएच। सॉइल का जो पीएच होगा ये डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर सॉइल में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। और वहाँ पे अगर पीएच कम है या लो है, इसके अकॉर्डिंग कुछ मिनरल्स है वो सॉल्युबल होते हैं। मतलब लो पीएच में कुछ पर्टिकुलर मिनरल वहाँ पे सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, हाई मिनरल उस पीएच में सस्टेन नहीं कर सकते। इस तरह से ये जो सॉइल का पीएच है ये भी डिटरमाइन करता है कि उस एरिया में किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, किस तरह का मिनरल्स रहेगा। तो अगर सॉइल इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो डेफिनेटली ये वहाँ के वेजिटेशन को भी इफ़ेक्ट करेंगे, वहाँ के बायोटिक फैक्टर को भी ये इफ़ेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इंडिया का मैप दिया हुआ है और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इंडिया के हर एक कुछ मतलब इतने ज़्यादा वैरायटी के सॉइल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। एरिया टू एरिया सॉइल का जो टाइप है ये वेरी करता है। जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है और माउंटेन सॉइल आपको देखने को मिलेगा। हिमालयस का जो सॉइल है वहाँ पे आप जाओगे तो कुछ अलग टाइप का आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही ईस्टर्न पार्ट में जनरली यहाँ पे आपको रेड सॉइल देखने को मिल रहे हैं। डेजर्ट एरिया में एरिड सॉइल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे कि मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होगा, ओके। वहाँ कुछ एरियाज़ में आपको मीडियम ब्लैक सॉइल देखने को मिलेंगे। इस तरह से अलग अलग टाइप के सॉइल आपको हर एक जगह पे देखने को मिलेंगे जो कि उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर हैबिटेट का वेजिटेशन प्लस सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। और ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर हो जाता है बायोटिक फैक्टर को, उस पर्टिकुलर एरिया के बायोटिक फैक्टर्स के लिए। जैसे कि अगर मान लो किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर एरिया का जितने भी ए बायोटिक फैक्टर हैं वो कुछ ही बायोटिक फैक्टर को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए फेवर कर रहा होगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सारे के सारे पोलर एरिया के जितने भी एनिमल्स हो गए, जितने भी प्लांट्स आ गए, जितने भी प्लांट्स हो गए, उन सबको इंडिया के कोई भी जगह पे आप रखो तो वो सस्टेन कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक एनिमल का, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक स्पीसीज़ का एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है। और वो जो हैबिटेट होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सारे एबायोटिक फैक्टर, जितने भी मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में हमने अभी पढ़ा, इस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एबायोटिक फैक्टर किस तरह से बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से ये एबायोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोटिक फैक्टर के फॉर्मेशंस के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एडाप्टेशंस के बारे में, जिससे में कि हम ये देखेंगे कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें किस तरह से एडाप्ट करके ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं।
So thank you for watching this video.